नमस्कार। आज हम दिल्ली जयपुर हाईवे से जुड़ी एक खौफनाक कहानी को परत परत खोलकर देखेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी कहने वाले ने डर पैदा करने के लिए कौन से तरीके अपनाए। कैसे एक बिल्कुल साधारण सी रोड ट्रिप को एक भयानक सपने में बदल दिया गया। तो सवाल यही है, आखिर एक हंसते खेलते परिवार की रोड ट्रिप एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसी कैसे बन सकती है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ उन घटनाओं में नहीं है जो हुई, बल्कि इस बात में छिपा है कि कहानी को सुनाया कैसे गया, कैसे माहौल बनाया गया और डर को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी एक बहुत ही नॉर्मल, आम दुनिया से शुरू होती है। तो इस पहले एक्ट में हम उस परिवार से मिलेंगे जिनकी एक छोटी सी प्लानिंग एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। और ये जो नॉर्मल शुरुआत है ना, यही आने वाले खौफ को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो मिलिए रवि, अंजलि, पीहू और चिंटू से। दिल्ली में रहने वाला एक बिल्कुल आम परिवार। कहानी लिखने वाला हमें जानबूझकर ये आम सी तस्वीर दिखाता है ताकि हम इन किरदारों से जुड़ सकें, क्योंकि जब हम किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं तभी तो उन पर आने वाला खतरा हमें अंदर तक हिला देता है। और बस यहीं से कहानी का पहला गेर बदलता है। बच्चों की जिद पर अंजलि उन्हें रेवाड़ी ले जाने का फैसला कर लेती है। अब रवि का दिल्ली जयपुर हाईवे के हॉन्टेड होने की बात कहना ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। असल में ये कहानी कहने की एक बहुत पुरानी टेक्निक है जिसे फोरशैडोइंग कहते हैं। मतलब आने वाले खतरे का एक छोटा सा इशारा पहले ही दे देना। तो अब कहानी दूसरे हिस्से में आ गई है जहां से टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। यहां कहानीकार एक बहुत ही मजबूत टूल का इस्तेमाल करता है। एक कहानी के अंदर एक और कहानी। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये आने वाली घटनाओं का एक अशुभ संकेत है। तो कभी सोचा है ये भूतों की कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये कहानियां हमारे लॉजिक को साइड में रखकर सीधा हमारी इमेजिनेशन पर वार करती हैं। ये हमारे दिमाग में ऐसी तस्वीरें बना देती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भुला पाते। दादी की कहानी ठीक यही काम करती है और इसका असर बहुत जल्द दिखने वाला था। दादी की कहानी का ये हिस्सा बहुत जरूरी है। बच्चे की गर्दन मुड़ी और वो नीचे कूद गया। ये सिर्फ एक डरावनी लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और अननेचुरल इमेज है। लिखने वाला जानता है कि गोलमोल डर से ज्यादा असर एक साफ, परेशान करने वाली तस्वीर करती है। और ये तस्वीर अब किरदारों के साथ साथ हमारे दिमाग में भी बैठ चुकी है। तो समझ गए, इस कहानी का मकसद सिर्फ बच्चों को डराना नहीं था, इसने असल में अंजलि और बच्चों के दिमाग को तैयार कर दिया। अब वो हाईवे पर होने वाली किसी भी अजीब घटना को नॉर्मल नहीं समझेंगे, बल्कि उसे उस डरावनी कहानी के चश्मे से देखेंगे। डर के लिए एक साइकोलॉजिकल स्टेज तैयार हो चुका था। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। माहौल बनाने का काम पूरा हो चुका है। अब कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है और डर सीधा सामने आकर खड़ा हो जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, कैसे हालात बिगड़ते चले जाते हैं। एक मामूली सा फ्लैट टायर और फिर कुछ ही मिनट्स में एक अजीब सी साइकिल का दिखना और गायब हो जाना। कहानीकार जानबूझकर इन घटनाओं को बहुत तेजी से दिखाता है ताकि अंजलि को और हमें सोचने का मौका ही ना मिले। ये एक स्ट्रैटेजी है। तर्क को खत्म कर दो ताकि डर पूरी तरह हावी हो जाए। हर डरावनी कहानी में एक सेफ जोन होता है, एक सुरक्षित जगह। इस कहानी में वो जगह थी कार। लेकिन अगले ही पल कहानी का सबसे बड़ा नियम टूटने वाला है। जो डर अब तक बाहर था वो अब अंदर आने वाला है। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट, खिड़की पर हाथ का निशान। लेकिन असली खौफ तो तब होता है जब अंजलि को यह एहसास होता है कि निशान बाहर नहीं, अंदर की तरफ से है। और उसी एक पल में कार एक सुरक्षित किले से एक पिंजरे में बदल जाती है। इसके बाद जो होता है वो एक फुल ब्लोन अटैक है। एक विजुअल डर, वो लंबा साया, एक ऑडियो डर, रेडियो की वो चीख, और फिर एक सीधा साइकोलॉजिकल हमला, कोई नहीं बचेगा वाली आवाज। ये जानबूझकर एक ऐसा केओस बनाया गया है जो अंजलि को पूरी तरह तोड़कर रखते। अब कहानी का टेंशन थोड़ा कम होता है, लेकिन डर की जगह एक गहरी अनिश्चितता ले लेती है। यकीन मानिए, अस्पताल की खामोशी बाहर के उस खौफ से कहीं ज्यादा बेचैन करने वाली है। परिवार फिजिकली सेफ है, लेकिन कहानी का असली डर तो अब शुरू होता है। ये डर चोटों का नहीं, बल्कि दिमागी सदमे का है।
और अंजलि की सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि उसने जो भी महसूस किया उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। वो अपने ही दिमाग में अकेली पड़ गई है। ये स्लाइड कहानी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। अंजलि की याददाश्त और पुलिस की रिपोर्ट। एक तरफ है अलौकिक दहशत और दूसरी तरफ एक मामूली सा एक्सीडेंट। यही टकराव अंजलि को सबसे अलग थलग कर देता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि सच क्या है। और अब हम कहानी के आखिर में आ गए हैं। एक ऐसा अंत जो कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि एक गहरा साइकोलॉजिकल असर छोड़ जाता है। ऊपर से देखने पर तो सब ठीक लगता है, परिवार ठीक हो गया, वक्त बीत गया, लेकिन कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरे ढाव हमेशा दिखते नहीं हैं। जिस्म के जख्म भर गए, लेकिन मन का सदमा वो बना हुआ है। और यही है कहानी का असली अंत। असली चोट जिस्म पर नहीं बल्कि दिमाग पर लगी थी। ये उस अनसुलझे रहस्य का बोझ है जो अंजलि को हमेशा अपने साथ लेकर चलना होगा। ये जो अनिश्चितता है ना, ये न जानना कि असल में हुआ क्या था, किसी भी भूत प्रेत से कहीं ज्यादा डरावना है। आखिर में कहानी ये सवाल हमारे ऊपर छोड़ देती है, क्या ये सब कुछ अंजलि के डरे हुए मन का वहम था, या उस रात उस हाईवे पर वाकई कुछ अजीब था? कहानी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि असली डर जवाब में नहीं, सवाल में ही छिपा है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है उस अनजाने डर के बारे में। और ये याद दिलाती है कि कुछ राज शायद कभी नहीं खुलते। जैसा कि कहानी कहती है, याद रखिए, हर अंधेरी रात का अपना एक गहरा राज होता है, और कभी-कभी सबसे डरावनी बात उस राज को ना जानना ही होती है।